हमारा चल रहा था बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बुक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड, उसमें स्टेप 7A और 7B कैसे होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया था। स्टेप 7A कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप 7B कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा मैंने समझाया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में। नेट एसेट मेथड था। आज हम लोगों को सेकंड मेथड करना है। आज हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में सेकंड मेथड करना है। ये सेकंड मेथड का नाम होता है मार्केट वैल्यू मेथड और यील्ड बेसिस वैल्यूएशन। इसमें मार्केट वैल्यू मेथड में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। ये एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप 3 होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप 3 होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में स्टेप 1 होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। इसके अंदर भी 1A, 1B, 1C 3 स्टेप्स होंगे। 1A एडजस्टमेंट्स, ये बिल्कुल वही एडजस्टमेंट्स है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोगों ने सॉल्व की थी। सेम वही पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे कॉपी करना है। सेम वही स्टेप पूरा देख के लिखना है। ईयर जो क्वेश्चन में दिया हो, मैं बहुत बार बताता हूँ कि ये जो आखिरी वाला साल होना चाहिए, नीचे नीचे वाला साल होना चाहिए, ये वही साल होना चाहिए जो बैलेंस शीट की डेट हो। अब प्रॉफिट आपको लास्ट 2-3 साल का प्रॉफिट 3 या 4 साल का दिया होगा। अगर कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना बाकी है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा माइनस। अगर कोई इनकम रिकॉर्ड करना बाकी है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा प्लस। मैंने आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस भी बताया था, वो सब रूल्स सारे सेम रहेंगे जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में थे। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का स्टेप 3A होता है वही सेम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का स्टेप 1A होता है। वही सेम स्टेप यहाँ पे कॉपी करना है। अब ये जो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा, इस करेक्टेड प्रॉफिट को हम लोग स्टेप 1B में लेके जाएंगे। अब स्टेप 1B में या सिंपल एवरेज होगा या वेटेड एवरेज होगा, डिपेंड करता है ट्रेंड पे। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, अगर प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है, ये वाला करेक्टेड प्रॉफिट का, अगर करेक्टेड प्रॉफिट का ट्रेंड मतलब करेक्टेड प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है तो वेटेड एवरेज होगा, नहीं तो हमेशा सिंपल एवरेज। अब ये जो करेक्टेड प्रॉफिट है इसको नीचे लेके जाएंगे स्टेप 1B में, करेक्टेड प्रॉफिट को यहाँ पे लेके जाएंगे स्टेप 1B में। जितना करेक्टेड प्रॉफिट आया यहाँ पे लिखेंगे। अब करेक्टेड प्रॉफिट लिखने के बाद डिपेंड करता है सिंपल एवरेज करें या वेटेड एवरेज। मैंने बताया अगर प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहे हैं तो वेटेड एवरेज, नहीं तो हमेशा सिंपल एवरेज। ठीक है। अब अगर वेटेड एवरेज कर रहे हैं, और वेट्स नहीं दिए हुए हैं तो वेट्स के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। अगर वेटेड एवरेज कर रहे हैं और वेट्स का कॉलम नहीं दिया हुआ है तो वेट्स में हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 जितने भी अलग अलग ईयर्स हो। फिर वेटेड एवरेज करना मैंने बहुत बार सिखाया है, x मल्टीप्लाई बाय w। प्रॉफिट का कॉलम मतलब x और w का कॉलम मतलब वेट्स। फिर x और w दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा xw। फिर सिग्मा xw डिवाइडेड बाय सिग्मा w करेंगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगा, सिग्मा xw अपॉन सिग्मा w। यहाँ से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं हो तो सिंपल एवरेज करते हैं। सिंपल एवरेज में क्या होता है, ये जो 3 साल का प्रॉफिट है, 1 2 3, ये जो 3 साल का प्रॉफिट है, बहुत सिंपल एवरेज बहुत सिंपल होता है। 3 साल का जो प्रॉफिट है उन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट का ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग हो तो वेटेड एवरेज, डिक्रीजिंग हो तो सिंपल एवरेज, फ्लक्चुएटिंग हो तो भी सिंपल एवरेज। ठीक है। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया स्टेप 1A। इसके बाद स्टेप 1A हो गया हमारा एडजस्टमेंट्स। स्टेप 1A हो गया एडजस्टमेंट्स। स्टेप 1B हो गया सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। फिर स्टेप 1C होता है हमारा स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट है ना, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में था, ITD। जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते थे तो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में था ITD, I फॉर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, T फॉर टैक्सेस, D फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड।
जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते थे तो ITD होता था, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में होता है TGD। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में होता है TGD। TGD मतलब क्या? सबसे पहले जो यहाँ पे वेटेड एवरेज का आंसर आएगा, यहाँ पे जो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज का आंसर आएगा, उसको हम लोग स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में सबसे ऊपर लेके जाएंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें दे सबसे पहले TGD याद करो, TGD, T फॉर टैक्सेस, G फॉर जनरल रिजर्व, D फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। और इसी सीक्वेंस में माइनस करना है, ऊपर नीचे करोगे माइनस तो सब गलत हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या था? ITD। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में TGD, T फॉर टैक्सेस। ठीक है, मैं और स्पष्ट भाषा में बोलूं तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में I नहीं आता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में होता है TGD। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, इस पे पहले हम टैक्स निकालेंगे जो मोस्टली 50% होता है, कभी कभी 55% भी होता है। तो ये एरो क्यों लगाई है? ये एरो इसलिए लगाई है कि अगर आपको टैक्स निकालना हो 50%, तो इस अमाउंट का यहाँ पे जो अमाउंट होगी, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज की जो अमाउंट होगी, उसका 50% यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। फिर टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व निकालेंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसे दिया हुआ है अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 20%, तो ये एरो इसलिए लगाई है कि अगर आपको जनरल परसेंटेज दिया हो, अगर आपको जनरल रिजर्व परसेंटेज में दिया हो, तो इस अमाउंट का 20% या जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस अमाउंट पे परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो ये जनरल रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, टैक्स का परसेंटेज इस अमाउंट पे और जनरल रिजर्व का परसेंटेज इस अमाउंट पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे परसेंटेज जो भी परसेंटेज दिया हो, तो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया। इसके बाद प्रेफरेंशियल डिविडेंड का रूल वही सेम है, 1 ईयर कंपलसरी, 1 साल का कंपलसरी आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करना है। ठीक है, तो ये टैक्स माइनस हो गया, ये जनरल रिजर्व माइनस हो गया, ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस हो गया। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। जैसे गुडविल में था एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, यहाँ पे होगा एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। ये स्टेप 1 ABC हो गया। अब ये जो स्टेप 1 का आंसर आया, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, इसको हम लोग स्टेप 2 में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में। स्टेप 1 का जो आंसर आया, इसको स्टेप 2 में न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। स्टेप 2 का नाम होता है रेट ऑफ डिविडेंड, स्टेप 2 का नाम होता है रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स आया, ये स्टेप 2 के न्यूमरेटर में चला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं ऊपर जाके आप लोगों को इसका एग्जांपल बताता हूं, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा होता है। ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई थी एग्जांपल 1 में, ये एग्जांपल 1 में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट बनाई थी स्टेप 7A वाली, तो टोटल पेड अप कैपिटल मतलब ये 16 लाख और ये 10 लाख, तो टोटल कितना हुआ? 26 लाख। टोटल पेड अप कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब अगर एग्जांपल 1 है तो 16 लाख और 10 लाख कितना हुआ? 26 लाख। ये 26 लाख स्टेप 2 में रेट ऑफ डिविडेंड में डिवाइड हो जाएगा। अब जो दूसरा एग्जांपल था, दूसरा हमारा एग्जांपल था ये वाला स्टेप 7B वाला, तो इसमें टोटल पेड अप कैपिटल होगा 16 लाख और 7 लाख। 16 लाख और 7 लाख कितना होगा? 23 लाख। डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, मैं जस्ट अमाउंट के साथ आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अमाउंट्स के साथ क्या ज्यादा समझ में आता है कि टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब क्या। मैं वापस एग्जांपल 1 में जाता हूं, ये एग्जांपल 1 हमारा, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख और 10 लाख कितना होगा? 26 लाख। ये 26 लाख डिवाइड हो जाएगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 जो है ये रेट ऑफ डिविडेंड
इसमें टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, जो मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया 26 लाख, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 26 लाख। तो ये एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, जो स्टेप 1 का आंसर आया एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, ये स्टेप 2 के न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो 26 लाख मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आ जाएगा सेकंड स्टेप, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड। अब सेकंड स्टेप का जो आंसर आएगा, सेकंड स्टेप का जो आंसर आएगा रेट ऑफ डिविडेंड, वो थर्ड स्टेप के न्यूमरेटर में आएगा। थर्ड स्टेप का नाम होता है मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। थर्ड स्टेप का हेडिंग होता है मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। उसका ये फॉर्मूला होता है, टाइप ए का फॉर्मूला अलग, टाइप बी का फॉर्मूला अलग। मार्केट वैल्यू पर, मतलब फॉर्मूला सेम है पर लिखना अलग अलग है। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, जो स्टेप 2 का आंसर होगा वो रेट ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए। ये मैं ऊपर जाके टेबल में से आपको दिखा देता हूँ। रेट ऑफ डिविडेंड जो स्टेप 2 का आंसर था, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, वो ऊपर वाले एग्जांपल में से मैं आपको दिखाता हूँ। पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, ये टाइप ए का पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर है 80 रुपीज। ये 80 रुपीज जो पर इक्विटी शेयर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 रुपीज। टाइप बी का पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना है 100, तो टाइप ए का 80 है, टाइप बी का 100 है। जितना पेड अप पर शेयर हो 80 और 100, तो यहाँ पे टाइप ए में 80 रुपीज आएगा। उसी तरह टाइप बी में यहाँ पे पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, इसमें यहाँ पे 100 रुपीज आएगा, ठीक है, जितना पेड अप वैल्यू पर शेयर हो। तो मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड, जो स्टेप 2 का आंसर था, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर, जो मैंने ऊपर आपको देखा 80 रुपीज, अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप 2 में आता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप 2 में आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट अपॉन 100। जो ज्यादातर क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड रेट 10% होता है, तो आपको 10% की जगह पे यहाँ पे लिखने का सिर्फ 10%, को भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ 10 लिखने का। तो रेट ऑफ डिविडेंड मतलब स्टेप 2 का आंसर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। टाइप बी में भी ऐसा ही है, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, जो स्टेप 2 का आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी, जो मैंने ऊपर आपको देखा है 100 रुपए, अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने बोला ज्यादातर 10% होता है, ठीक है। अब सेकंड मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड की एक दो शॉर्टकट बातें बताऊं तो मैंने ऐसे याद किया है कि स्टेप 1 का आंसर स्टेप 2 के न्यूमरेटर में आता है और स्टेप 2 का आंसर स्टेप 3 के न्यूमरेटर में आता है। ये कहीं पे नोट कर लेना। सेकंड मेथड में इन मार्केट वैल्यू मेथड, स्टेप 1, आंसर ऑफ स्टेप 1 इक्वल टू न्यूमरेटर of step 2 and answer of step 2 equal to numerator of step 3, ठीक है। मार्केट वैल्यू मेथड में ऐसा होता है, पहले स्टेप का आंसर दूसरे स्टेप के न्यूमरेटर में आता है, दूसरे स्टेप का आंसर तीसरे स्टेप के न्यूमरेटर में आता है। और मैं आपको कंपैरिजंस बताऊं, जो नेट एसेट मेथड होता है, मतलब बुक वैल्यू मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड, पहला मेथड होता है बुक वैल्यू मेथड, दूसरा मेथड होता है मार्केट वैल्यू मेथड। और कंपैरिजन की थोड़ी बहुत बातें बताऊं तो बुक वैल्यू मेथड में जो स्टेप 6 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, बुक वैल्यू मेथड में जो स्टेप 6 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, उसमें अनकॉल्ड अमाउंट
total uncalled amount on all types of equity shares ऐड होता है. टोटल अनकॉल्ड अमाउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐड होता है. और स्टेप 7 में 7A हो या 7B हो, दोनों में स्टेप 7 में अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर लेस होता है या डिडक्ट होता है. ठीक है, मतलब स्टेप 6 में अनकॉल्ड अमाउंट प्लस होता है और वही अनकॉल्ड अमाउंट स्टेप 7 में माइनस होता है. तो आप ऐसे याद करो कि बुक वैल्यू मेथड में दोनों जगह पे अनकॉल्ड अमाउंट ही काम आता है. पहले टोटल अनकॉल्ड अमाउंट मतलब फुल बड़ी अमाउंट, सारे टाइप के इक्विटी शेयर्स की अनकॉल्ड अमाउंट प्लस होती है. स्टेप 6 में फोर्थ अमाउंट होती है अनकॉल्ड अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स. तो बुक वैल्यू मेथड में अनकॉल्ड अमाउंट ही प्लस, फिर अनकॉल्ड अमाउंट ही माइनस. प्लस करना है टोटल अमाउंट, माइनस करना है पर शेयर. प्लस करना है टोटल अमाउंट, माइनस करना है पर शेयर. मार्केट वैल्यू मेथड में स्टेप 2 में टोटल पेड अप, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले डिवाइड होता है स्टेप 2 में. स्टेप 2 का नाम होता है रेट ऑफ डिविडेंड. तो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले डिवाइड होता है स्टेप 2 में. फिर पेड अप कैपिटल पर शेयर मल्टीप्लाई होता है. पेड अप कैपिटल पर शेयर मल्टीप्लाई होता है स्टेप 3 में. तो बुक वैल्यू मेथड में अनकॉल्ड अमाउंट पहले प्लस फिर माइनस, पहले टोटल अमाउंट फिर पर शेयर. मार्केट वैल्यू मेथड में पेड अप कैपिटल पहले टोटल अमाउंट फिर पर शेयर, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई. तो अगर आप ओवरऑल दोनों मेथड को कंपेयर करो तो बुक वैल्यू मेथड में दोनों जगह पे अनकॉल्ड अमाउंट काम आता है और मार्केट वैल्यू मेथड में दोनों जगह पे पेड अप कैपिटल काम आता है. तो ये मैंने कंपैरिजन भी बता दिया दोनों मेथड का. ये भी बता दिया मार्केट वैल्यू मेथड में स्टेप 1 का आंसर स्टेप 2 के न्यूमरेटर में आता है और स्टेप 2 का आंसर स्टेप 3 के न्यूमरेटर में आता है. तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया मार्केट वैल्यू मेथड. अब लास्ट होता है थर्ड मेथड होता है फेयर वैल्यू मेथड. अब फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2. अब बहुत लोगों को ये सबसे इजी लगेगा और बहुत लोगों को ये सबसे ज्यादा हार्ड लगेगा. मैं लॉजिक बताता हूं. बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2 ये हमारा फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू का. फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2. अब आपको लगेगा कि सबसे छोटा और सबसे इजी मेथड ये है. ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं है. अगर आपको टाइप ए का फेयर वैल्यू निकालना हो, तो आपको बुक वैल्यू ऑफ टाइप ए चाहिए. सबसे पहले आपको बुक वैल्यू ऑफ टाइप ए चाहिए जिसके लिए आपको 7 स्टेप करने पड़ेंगे. फिर मार्केट वैल्यू
ऑफ टाइप ए चाहिए, जिसके लिए आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे, उसके बाद फेयर वैल्यू आएगा। कहने का मतलब है कि फेयर वैल्यू डायरेक्टली नहीं आएगा, बुक वैल्यू वाले 7 स्टेप होंगे, फिर मार्केट वैल्यू वाले 3 स्टेप होंगे, फिर फेयर वैल्यू वाला 1 स्टेप होगा। देखने में फेयर वैल्यू इतना छोटा सा फॉर्मूला है, बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला इतना छोटा है, लेकिन बुक वैल्यू के लिए 7 स्टेप करने पड़ेंगे, मार्केट वैल्यू के लिए 3 स्टेप करने पड़ेंगे, फिर फेयर वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा मेथड होता है फेयर वैल्यू मेथड, लेकिन उसके लिए 10 स्टेप पहले करने पड़ते हैं। उसी तरह टाइप बी, जैसा टाइप ए है वैसा टाइप बी। फेयर वैल्यू ऑफ टाइप बी इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ टाइप बी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ टाइप बी अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से फेयर वैल्यू सॉल्व होता है। डन। मैंने तीनों मेथड के थियरी वाले पेजेस बता दिए। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर से लेकर, आज यहां से लेकर सिखाया मैंने सेकंड मेथड से, तो हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम होता है यील्ड बेसिस वैल्यूएशन। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से लेकर हम लोग सम शुरू करेंगे। इतना लिख लेना सब लोग।